जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 32 है और टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 का वो है हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है वो किस तरह से काम करता है। जब हमने क्रोमोसोम की कंपोजिशन पढ़ी थी तो उस कंपोजिशन के अंदर हमने कहा था कि क्रोमोसोम जो होता है यूकैरियोट का जो क्रोमोसोम है जो क्रोमेटिन मटेरियल वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से और डीएनए से। और हम ये देखेंगे कि डीएनए जो क्रोमोसोम का जो डीएनए वो काम किस तरह से करते हैं। बेटा एक सिंपल सी स्टेटमेंट हम कहते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किस तरह से उसको हम जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस डीएनए के पास करैक्टर्स को कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन होती है और उन करैक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करने की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, कि जो करैक्टर्स हैं, जो ट्रेड्स हैं वो वालिदैन से बच्चों में जाने हैं, वो वालिदैन से बच्चों में जाने वाले जो ट्रेड्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के पास होती है। बट डीएनए जो है वो करैक्टर्स को वालिदैन से बच्चों में ट्रांसफर करवा रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि वो क्या होता है, वो एक जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है। और ये काम ये किस तरह से करता है? डीएनए जो है वो इंस्ट्रक्शंस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को किस तरह से देगा? बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बना के। अब डीएनए जो प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन दो तरह की हो सकती है। दैट प्रोटीन मे बी स्ट्रक्चरल, मे बी फंक्शनल। दैट प्रोटीन मे बी स्ट्रक्चरल, मे बी फंक्शनल। अगर तो वो प्रोटीन स्ट्रक्चरल है तो इसका मतलब है उसका बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्मिंग में रोल होगा। अगर वो प्रोटीन स्ट्रक्चर है तो वो क्या करेंगे, वो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे हमारी स्किन की प्रोटीन है, हमारे नेल्स की प्रोटीन है, हमारे हेयर्स की प्रोटीन है। ये सारी की सारी जो प्रोटीन्स हैं, ये सारी प्रोटीन्स का काम है बॉडी का स्ट्रक्चर बनाना, इनका स्ट्रक्चर के अंदर रोल है, तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन होंगी। लेकिन अगर वो फंक्शनल है तो वो क्या करेगी, वो बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शन को, बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म को कैरी आउट करती है, मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करवाती है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो जो फंक्शनल प्रोटीन्स होंगे वो सारी की सारी क्या होंगी, वो एंजाइम्स होंगे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डीएनए जो है वो सेल के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। वो स्ट्रक्चरल रोल हो या वो फंक्शनल रोल हो, हर एक चीज को कंट्रोल करता है डीएनए। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बनती है, प्रोटीन आपको पता है कि बनी होती है अमीनो एसिड्स की। अब प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, तरतीब से लगे हुए होते हैं। हर एक प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो तरतीब होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो हम ये देखते हैं कि उन अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है वो किस तरह से बनती है। तो हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड। किस तरह से डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करते हैं। अब हर एक प्रोटीन के पास स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, नंबर एंड सीक्वेंस, दो चीजें, नंबर एंड सीक्वेंस। मिसाल के तौर पे अगर किसी प्रोटीन के पास, अगर किसी प्रोटीन के पास कोई प्रोटीन है और उस प्रोटीन के पास जो अमीनो एसिड है वो 42 है, सपोज उसके पास अमीनो एसिड है 42, ठीक है, ये तो इनका नंबर है। इसका मतलब इस प्रोटीन के पास 42 ही अमीनो एसिड होंगे, ना 42 से कम होंगे ना 42 से ज्यादा होंगे। अगर 42 से कम हुए तो तभी ये प्रोटीन एबनॉर्मल होगी, और अगर 42 से ज्यादा हो तो ये तब भी ये प्रोटीन एबनॉर्मल होगी। ठीक है, इतने अमीनो एसिड ही इसके पास होंगे, नंबर होंगे, नंबर स्पेसिफिक है। अब इनके सीक्वेंस है कि अगर इस प्रोटीन में सीक्वेंस है, अगर अमीनो एसिड ए है तो इसके बाद अमीनो एसिड बी होगा, इसके बाद अमीनो एसिड सी होगा, इसके बाद अमीनो एसिड डी होगा, इसके बाद अमीनो एसिड ई होगा, इसके बाद अमीनो एसिड एफ होगा, इसके बाद अमीनो एसिड जी होगा। मतलब अमीनो एसिड की सीक्वेंस भी स्पेसिफिक है, सीक्वेंस भी स्पेसिफिक है। अगर इसकी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगी कि यहाँ पे F की जगह अगर E आ जाएगा तो ये प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाएगी। अगर यहाँ पे G की जगह पे F आ जाएगा तो ये प्रोटीन तब भी एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी क्या होगी, सीक्वेंस भी स्पेसिफिक होगी। अब इस सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए कि ये सीक्वेंस किस तरह से बनी है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड,
जिस तरह से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं उस तरतीब के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड अरेंज होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो न्यूक्लियोटाइड अरेंज हो जाते हैं इस तरह से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारे पास है, ये है अमाइनो एसिड्स, ये अमाइनो एसिड के सीक्वेंस है और ये है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस, ये है न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। अब अगर ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, इस न्यूक्लियोटाइड के पास इस अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे यही वाला अमाइनो एसिड लगना है, ए वाला अमाइनो एसिड लगेगा। जी वाला अमाइनो एसिड है वो जी वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो बी वाले अमाइनो एसिड के इंफॉर्मेशन है, मतलब जो जी वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके पास जो इंफॉर्मेशन है, इसके पास इंफॉर्मेशन वो बी के लिए है, तो इस तरह से वो रेंज हो जाएंगे, यहाँ पे बी ही आएगा, बी की जगह कभी भी सी नहीं आएगा। अगर डीएनए जिस तरह की सीक्वेंस डीएनए की होगी, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की होगी, उसी तरह की सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड की होगी। अगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है वो गलत है, तो प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड है वो भी उसे गलत तरतीब से ही अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम ने मैसेज लेना है, उसको जो मैसेज मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बना देगा। जैसे आपको मिसाल के तौर पे आपको कोई भी पर्सन कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, अगर वो आपको सही इंफॉर्मेशन देगा तो आप वही सही इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर कर दोगे, क्योंकि आपको वो इंफॉर्मेशन मिली ही इस तरह से है। लेकिन अगर वो आपको गलत बात बताता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, तो आप वही गलत इंफॉर्मेशन ही आगे उसी तरह से फैला दो, क्योंकि आपको मिली ही गलत। ठीक है, तो आप दरमियान में क्या हो, आप सिर्फ और सिर्फ उसको उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने वाले हो, आपने इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना है। ठीक है, कि जैसे आप किसी को कहते हो जी कोई बच्चा कोई मारता है, आपका जो बड़ा भाई या छोटा भाई है वो अपने छोटे को मारता है। अब वो छोटा कहता है कि मुझे इसने मारा है, बड़ा कहता है मैंने इसे नहीं मारा। आपने वो बात बतानी है अपने पेरेंट को, आप छोटे में यकीन कर लेते हो, छोटा कह देता है कि जी इसने मुझे मारा, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि जी बड़े ने छोटे को मारा। ठीक है, बड़े ने छोटे को मारा। अब क्या होगा, मतलब आपको जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिली आपने वैसे ही इंफॉर्मेशन आगे दी थी, भले वो गलत है, आपने उसकी तहकीक नहीं की, जैसे आई वैसे इंफॉर्मेशन आगे दे दी। तो यही काम होता है राइबोसोम का, कि राइबोसोम क्या करते हैं, जिस तरह से उनके पास इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाइनो एसिड अरेंज करते चले जाते हैं। तो इसलिए अमाइनो एसिड की जो अरेंजमेंट होती है वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के अकॉर्डिंग होती है। जिस तरह की सीक्वेंस डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की होगी उस तरह की सीक्वेंस भी अमाइनो एसिड की। ठीक हो गया, तो इसलिए हम कहते हैं कि जीन सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जीन एंड लोसाई। जीन एंड लोसाई या जीन एंड लोकाई। जीन क्या होता है? जीन हम कहते हैं कि डीएनए का एक सेगमेंट है, जो जीन है ये डीएनए का एक सेगमेंट है जो कि क्या करता है, जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कोई भी प्रोटीन बनाने की। पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस टू मेक प्रोटीन लोकेटेड टू मेक प्रोटीन, जिसके पास प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन होगी। अब ये जो जीन होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, जो जीन्स होंगे वो क्रोमोसोम के ऊपर होंगे। अब क्रोमोसोम की जिस जगह पे कोई भी जीन मौजूद है उस जगह को हम कहते हैं लोकस या लोकाई। ठीक है, जिस जगह पे जीन मौजूद है उस जगह को हम कहते हैं लोकस या लोकाई। ठीक, आज के लिए बेटा यही तक रखते हैं, बाकी चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हो। अल्लाह।